नमस्कार दोस्तों, दिस इज सतीश कुमार दहिया। अपने YouTube चैनल एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता है। आज हम एक चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आज का लेसन होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम टैक्स से रिलेटेड हर तरह की क्वेरी, चाहे वो HRA हो या डिडक्शन हो या किसी भी प्रकार की सेविंग हो, वो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आपको इससे पूरी तरह देखने से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो वीडियो है शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी बहुत जरूरी है। बीच में अगर आपने स्किप कर पॉइंट इसका रह जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखें। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो अब जो है आपके सामने मैं ये बहुत ही अच्छा वेबिनार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। थैंक्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी से अभी कुछ देर पहले बताया कि आज का सेशन इनकम टैक्स और TDS के बारे में सतीश कुमार जी लेंगे। रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुने और जो प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ डिफिकल्टीज आ रही है उसका निवारण सतीश जी करने की पूरा प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि आपकी कोई क्वेरीज नहीं बचेगी। तो इन शब्दों के साथ सतीश जी, आप स्वागत है हिपा के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में। तो प्लीज आप शुरू कीजिए। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर ने जैसे बताया कि आज का हमारा टॉपिक इनकम टैक्स से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कि DDO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ड्यूटीज है जो एक इनकम टैक्स के अंदर एक DDO को करनी होती है और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना होता है और गलतियों से कैसे बचा जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ये माइक किसका है, वो जरा म्यूट कर ले इसको प्लीज। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे देश में दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारा इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपके GST गुड्स एंड सर्विसेज के जितने भी टैक्स हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। और जो अगला पॉइंट हमारा TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक DDO को जो इनकम होती है सरकार के द्वारा एक मेथड डेवलप किया गया है ताकि टैक्स का कलेक्शन कैसे किया जाए। TDS क्या है, जैसे कि हमने देखा कि फुल फॉर्म है इसकी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम के स्रोत पर कर कटौती। इसको हिंदी में कहते हैं इनकम के स्रोत पर कर कटौती। जहां इनकम हो रही है उसकी पेमेंट कर रही है, उसी के ऊपर कटौती करके ही हम पेमेंट करेंगे और इसको हम TDS कहते हैं। और ये सरकार के द्वारा एक मेथड है टैक्स कलेक्ट करने का। इसमें होता क्या है कि जब भी DDO कोई पेमेंट करता है तो उस समय एक कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट काट के और तब पेमेंट की जाती है। वो अमाउंट कितना काटा जाता है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से काटा जाता है, वो हम आगे देखेंगे टैक्स रेट क्या है। इसके बाद और क्या फायदा होता है इस मेथड से, ताकि ये सरकार के पास महीने के वित्त वर्ष के शुरू से ही पहले महीने की सैलरी जाती है, उसी समय क्या होता है हम टैक्स काट के सरकार के खाते में जमा करना शुरू कर देते हैं। उससे सरकार के पास पैसा जाना शुरू हो जाता है जो कि डेवलपमेंट वर्क में यूज होता है। उसके बाद इसका दूसरा कारण क्या है कि जब हम किसी को पेमेंट कर देते हैं और वो पैसा खर्च कर लेता है तो उसकी टैक्स की पेमेंट करवानी, उससे पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मेथड का एक फायदा क्या है कि हम पेमेंट करने से पहले टैक्स काटते हैं, जिससे कि टैक्स की चोरी भी रुकती है और इससे टैक्स का नेट भी बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आता है। अब हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट है 1961 और उसके बाद जो भी अमेंडमेंट है उसके अनुसार जिम्मेवारी किसकी बनती है टैक्स काटने की। तो ये है DDO, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जिसको हम आहरण एवं वितरण अधिकारी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में इनकी ड्यूटी फिक्स की गई है, सोलोली बोलते हैं इसको। केवल DDO की जिम्मेवारी है, ये नहीं है कि जो आपका डीलिंग है उसने गलती कर दी तो वो जिम्मेवार हो जाएगा, नहीं। जिम्मेवारी केवल इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार DDO ही फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर में इसको पे एंड अकाउंट ऑफिस भी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां ट्रेजरीज नहीं है, 60s के अंदर तक
ट्रेजरी थी वहां पे, उसके बाद खत्म कर दी गई। उसके बाद उनका मिनिस्ट्री लेवल पे पे एंड अकाउंट ऑफिसर है। तो वहां पे कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जिम्मेवार? पे एंड अकाउंट ऑफिसर, मींस जो पेमेंट करता है सैलरी की, उसकी जिम्मेवारी है। स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा का केस में डीडीओ, आहरण एवं वितरण अधिकारी की जिम्मेवारी है। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो है टैक्स की देनदारी कितनी बनती है, रेट पे हमें टैक्स काटना है, ये हमें देखना। जैसा कि हमें पता है जो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है वो टैक्स फ्री है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। इस बात का हम ध्यान दें कि जो भी हमें सैलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस इनकम, और जो भी आपके एग्जेम्पशन और डिडक्शंस हैं उसको घटाने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं हम टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम का जो पहला 2.5 लाख रुपए है पैसा है वो क्या है, हमारा टैक्स फ्री है, उस पर हमारी टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती। जो 60 साल से ऊपर है और 80 साल के बीच में है, जिनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनके भी पहले 3 लाख रुपए, ये पहला जो पॉइंट है 2.5 लाख रुपए तक, ये जो 60 साल से नीचे है उनके लिए है। जो 60 साल से ऊपर है और 80 साल से नीचे है उनके लिए क्या है, 3 लाख रुपए तक की इनकम फ्री है, टैक्स फ्री है। और अगला पॉइंट हमारा जो 80 साल से ऊपर हैं, अबो 80 ईयर्स, उनको हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। उनकी पहली 5 लाख रुपए तक की जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री है। उसके बाद क्या है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। चूंकि जो 60 साल से ऊपर थे उनका पहला 3 लाख था तो उनका स्लैब हो जाएगा 3 से 5 लाख, तो ये 5% के हिसाब से इस पे हमारी टैक्स की देनदारी बनती है। उसके बाद है जो 5 लाख से 10 लाख के रुपए बीच में हमारी इनकम है उस पर 20%, और जो 10 लाख से ऊपर है उस पर 30% की टैक्स की देनदारी बनती है। तो ये जो इनकम होगी उसके ऊपर हम इन रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे 5, 20 और 30, और जो ये अमाउंट आएगा उसके ऊपर एक सेस और लगती है जो कि हमें पता है, जिसको हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से जानते हैं। और ये किस हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी है, 4%, और जो टैक्स अमाउंट आ गया उसके ऊपर आपका 4% और सेस हम कैलकुलेट करेंगे, टैक्स अमाउंट प्लस सेस, ये आपकी टोटल टैक्स की देनदारी बन जाती है। ये है आपके पुराने टैक्स रेट जो आपने 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में, जिसका रिटर्न लास्ट डेट बढ़ के अभी 10 जनवरी हो गई थी, उसमें किसी ने फाइल भी किया होगा, तो ये हमारे टैक्स रेट है, उन्हीं को अब यथावत जारी रखा गया है। इसके साथ साथ हमें एक ऑप्शन और दिया गया है 2020-21 में, जिसको हम कहते हैं कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स। ये हमारे फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए ये ऑप्शनल है। कोई चाहे तो पुराने वाली टेबल को भी अडॉप्ट कर सकता है और कोई चाहे तो इस नई को भी कर सकता है। इसमें हम देखेंगे हर 2.5 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स बढ़ता है, हर 2.5 लाख पे। जैसा कि हमने देखा था पुराने वाले टैक्स स्लैब में, पहले 2.5 लाख पे नील है, वहां भी नील था, यहाँ भी नील है। जो दूसरा 2.5 लाख है आपका, इस पे क्या है, 2.5 से 5 लाख के ऊपर इस पे 5% है, वहां भी 5% ही था। जो अगला आपका फिर 2.5 लाख रुपए आ जाते हैं, इस पे 10% है, अगले 2.5 लाख पे 15% है, अगले 2.5 लाख पे 10 से 12.5 20% है, और फिर अगले 2.5 लाख 12.5 से 15 पे 25 है, और फिर 15 लाख से ऊपर है उस पर 30% के हिसाब से। इस टेबल को याद रखने का सबसे इजी फार्मूला ये है कि अमाउंट जो है वो 2.5 लाख से बढ़ रहा है। जैसे कि हमें पहले पता था 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स की देनदारी नहीं है। हर स्टेप पे 2.5 लाख रुपए जोड़ते जाइए और 5% टैक्स रेट आप बढ़ाते जाइए। यहाँ 5 है, अगले 2.5 लाख पे ये 10 हो जाता है, 15 हो जाता है, 20 हो जाता है, 25 हो जाता है, और 15 से ऊपर 30 लाख रुपए हो जाता है। ये इसका याद रखने का फार्मूला है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहे तो पुराना वाला अडोप्ट कर सकते हैं ये वाला, और चाहे तो नए वाला। अब हम देखेंगे, एक ही हमने कंपैरिजन भी कर दिया है ओल्ड और न्यू टैक्स रेट के बीच में। ये वाली जो लाइन है इसमें आपको बताया गया है आपके एग्जिस्टिंग जो आपने 2019-20 में भी किए थे, और ये नए टैक्स रेट है 2020-21 से, जिसमें अलग अलग हमने टेबल बना के दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। लेकिन अब इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
पहली चीज है, अगर आप पहले वाली टेबल अडॉप्ट करते हो तो वहां टैक्स रेट ज्यादा है, परंतु आपको सारे के सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जो जिसकी एलिजिबिलिटी है, एग्जम्पशंस और डिडक्शन जो जिसकी एलिजिबिलिटी है, अगर हम ये वाला टेबल अडॉप्ट करते हैं तो हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम नए वाला टेबल अडॉप्ट करते हैं जिसमें टैक्स रेट कम है, परंतु यहाँ पे आपको कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शंस अलाउड नहीं है, जो आपकी ग्रॉस इनकम होएगी सैलरी और अलाउंसेस की, उसमें से कुछ भी नहीं घटेगा, सीधे के सीधे आपको फिर ये टैक्स की गणना कर लेनी है। तो ये आपका फर्क है। हम सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक सुविधा है कि हम इसको चेंज ओवर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस साल 2020-21 में नई वाली टेबल अडॉप्ट कर ली और अगले साल मैंने देखा कि मुझे पुराने वाली टेबल से फायदा हो रहा है, तो मैं स्विच ओवर कर सकता हूँ, वापिस आ सकता हूँ। मतलब कितनी भी बार एज ऑन डेट ये रूल है कि कितनी भी बार आने वाले वर्षों में आप जो आपको टेबल अच्छी लगे उसमें वापिस आ सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये चेंज ओवर की परमिशन नहीं है। जो एक बार अडॉप्ट कर लेंगे कंटिन्यूस वही चलती रहेगी। ये हमने देखा टैक्स रेट, इस हिसाब से हमें एज ए डीडीओ टैक्स की गणना करनी है। एक फॉर्म होता है 12BB, आपको हर अपने कर्मचारी से अंडरटेकिंग लेनी है कि वो नई टैक्स स्लैब अडॉप्ट करना चाहता है या कि पुराने वाली में रहना चाहता है। अगर कोई नए वाली ऑप्ट करना चाहता है, ऑप्शन देता है, तो उसको राइटिंग में डीडीओ को देना पड़ेगा, लिखित में, मेरी टैक्स की गणना नई वाली टेबल से कर ली जाए। तो आप उसकी नई वाली से करोगे। अगर वो कुछ भी नहीं लिख के देता है तो जैसे उसकी पुराने वाली से है आप उसी से गणना कर दोगे। अब हम देखेंगे जो एज ए डीडीओ हमारा जो ये प्लीज आप माइक किसका ऑन है इसको म्यूट कर लीजिए। ये माइक देखना किसका ऑन है, इसको म्यूट कर लीजिए प्लीज आप। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, हमें जैसे कि पता है एक सेक्शन 87A है, इसमें क्या है कि दिन की टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, ग्रोस इनकम माइनस एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस, फिर जो नीचे अमाउंट आता है अगर वो 5 लाख से कम है तो उसकी टैक्स की देनदारी फिर नहीं बनती है, क्योंकि उसमें क्या है 12,500 रुपए तक की हमें छूट मिलती है। 12,500 रुपए तक की हमें क्या मिलती है, छूट मिल जाती है। तो उसको जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है उसकी क्या है, टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। अब हम देखेंगे कि हमें ये हमने देख लिया कि जो टैक्स की ड्यूटी है वो डीडीओ की है काटने की। अगला हमने देखा किस टैक्स रेट से किस तरह से हमें टैक्स की गणना करनी है। अब हम देखेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी गणना कैसे करनी है टैक्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्च पेड अप्रैल, मार्च की सैलरी अप्रैल के महीने में आती है तो हमें ग्रोस सैलरी पता चल जाती है। तो क्या होती है, वो एक महीने की सैलरी को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने पूरे वित्त वर्ष की सैलरी की पेमेंट आ जाएगी। पूरे वित्त वर्ष की क्या आ जाएगी, हमारे सामने सैलरी की पेमेंट आ जाएगी। उससे क्या होगा, उसके बाद जो भी उसकी एक्सपेक्टेड डिडक्शंस है और एग्जम्पशंस है उनको घटा देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। एक मिनट, सॉरी, कहा था कि जो भी हमारी पूरे वित्त वर्ष की जो सैलरी मिलती है हमें मार्च पेड अप्रैल, उसको हम 12 से गुना कर लेंगे। उसके बाद एग्जम्पशन और डिडक्शन हम घटा देंगे और घटाने के बाद जो भी हमें क्या बचेगा हमारा टैक्सेबल इनकम, वो फिर हम देखेंगे कौन से टैक्स रेट में वो आ रहा है, उसके हिसाब से हम टैक्स की गणना कर लेंगे। और टैक्स की गणना करने के बाद हमारे सामने फिगर आ जाएगा पूरे साल भर की टैक्स की देनदारी। हमें पता चल जाएगा कि कोई एम्प्लॉय की जो टैक्स की देनदारी वो पूरे साल की कितनी बन रही है। उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे और ई सैलरी में क्या कर देंगे, हम अपडेट कर देंगे
ई सैलरी में डालने से फिर हर महीने जब आप बिल जनरेट करोगे तो उस पे से टैक्स कटते हुए चला जाएगा, और फरवरी के महीने में फिर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे कि एक्चुअल में कितना वो है। ये तो आगा आपका एस्टिमेटेड। इसमें दो समस्याएं हैं। हम क्या करते हैं ना, साल भर किसी की टैक्स की गणना नहीं करते और पेमेंट नहीं हो पाती है। और कई बार हमारे सामने ना, मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, दो सिचुएशन आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी की फरवरी की सैलरी कितनी है, 40,000 रुपए, और उसकी टैक्स की देनदारी कितनी आ गई, 35। अगर 40 से कम आ गई तो आप पूरे साल का टैक्स काट दोगे। एक एग्जाम्पल और दूसरा लीजिए, मान लीजिए किसी की नेट जो सैलरी है वो 40,000 रुपए है और टैक्स की देनदारी बन जाती है उसकी कितनी, 45,000 रुपए की। तो उसमें क्या करोगे आप, अगर फरवरी की पूरी सैलरी भी काट दोगे तो भी 5,000 रुपए और बच जाएंगे। तो उसमें आप क्या करोगे, उसको ये कहोगे इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कि आप 5,000 रुपए किससे, चालान से जमा कर दो। तो एम्प्लॉय आपको बोलेगा कि एक तो आपने पूरे फरवरी के महीने की मुझे सैलरी नहीं दी, एक भी पैसा नहीं दिया, मैं अपने घर परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा, और ऊपर से आपने क्या किया है, 5,000 रुपए और जमा करने के लिए बोल रहे हैं, मैं कहां से कर दूंगा। अगर इस तरह से 31 मार्च तक ये पैसा जमा नहीं होता है टैक्स का, तो क्या होएगा, फिर आपको नोटिस आ जाएगा लेस टैक्स डिडक्शन का कि आपने टैक्स नहीं काटा। इंडिविजुअल को तो आएगा ही आएगा और उसमें डीडीओ को भी आएगा, और टैक्स न काटने की जिम्मेवारी डीडीओ की फिक्स होती है। जैसे कि हमने देखा था इनकम टैक्स एक्ट में, ड्यूटी किसकी है, टैक्स काटने की, डीडीओ की। तो वो फिर डीडीओ फिक्स हो जाता है, उसके पास नोटिस आ जाता है और फिर काफी समस्याएं हो जाती है। तो हर महीने हमें टैक्स काटना है इस तरह से टैक्स कैलकुलेट करके। और ये टैक्स जैसे कि लिखा हुआ है, हर महीने जब हम पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ईच पेमेंट, तो हर महीने जो भी टैक्स की देनदारी बनती है वो हमें काटना है। इसमें अगला क्या है कि पैन नंबर हमें चाहिए होता है। तो पैन नंबर की हमारी समस्या नहीं है, क्योंकि अब हमारे ई सैलरी में यूसीपी क्रिएट करते हुए पैन नंबर कंपलसरली है, तो वो अब हमारी दिक्कत नहीं हुई है। वैसे इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर से कि जिन लोगों के पास पैन नंबर नहीं है वो अपना आधार नंबर से भी टैक्स कटवा सकते हैं या आधार नंबर से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये डीडीओ के पास पावर है, अगर कोई पैन नंबर नहीं देता है तो अगर मान लो किसी का 5% के हिसाब से टैक्स बन रहा है तो उसको डबल रेट से काट सकता है, 10% के हिसाब से काट सकता है। ये हमने देखी हमारे डीडीओ की मुख्य ड्यूटी, टैक्स हमें कैसे काटना है। अब हम देख रहे हैं अगला जो हमारा पॉइंट है कि जब किसी एम्प्लॉय को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से, सरकार से या डिपार्टमेंट से सैलरी मिलती है तो उस समय हमें कैसे टैक्स काटना है। इसमें आपके सामने 3 केसेस आएंगे। मान लीजिए एक तो आपके पास ट्रांसफर होके आ गया कोई बीच में मिड सेशन में, तो उसमें तो आपके सामने कोई समस्या नहीं है, आप उसकी सैलरी स्टेटमेंट निकाल लोगे तो आपके सामने पहले वाले डीडीओ ने कितनी पेमेंट की है, उसने कितना टैक्स काटा है। फरवरी के महीने में ये पूरे वित्त वर्ष की गणना करनी है आपको, जो आपने सैलरी पे की है उसकी गणना नहीं करनी है बल्कि पूरे वित्त वर्ष की। तो जहां ट्रांसफर का केस है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी की नई ज्वाइनिंग है आपके पास, किसी भी डीडीओ के पास, उससे पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा था, वहां पे पेमेंट रिसीव की उसने, तो उसकी भी गणना करनी है। इसी तरह से हो सकता है कि वो कहीं अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, किसी बोर्ड, कारपोरेशन, यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हो या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, तो वहां भी उसको कोई सैलरी मिली होगी तो उसकी भी गणना करनी है। तो ये ड्यूटी बनती है जो फरवरी की पेमेंट करेगा उस डीडीओ की, कि उसको अपने द्वारा पे की गई सैलरी की ही नहीं बल्कि पूरी वित्त वर्ष की, आपसे पहले भी अगर वो कहीं सर्विस कर रहा था और वहां पे जो सैलरी मिली है उसकी भी गणना करनी है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा है सेक्शन 89। इसमें क्या होता है, मान लो किसी का एसीपी केस गया हुआ था या किसी का कोर्ट केस था या किसी दूसरे कारण से किसी की क्या हो जाती है, रीफिक्स हो जाती है पे, और उसमें क्या होता है, एरियर मिलता है। तो एरियर क्या होता है, जब 2 या 3 साल का मिलता है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में मिलता है उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट आ जाता है और हो सकता है उसके कारण उसकी टैक्स स्लैब चेंज हो जाती है। जैसे 5% कट रहा हो तो अभी 10 कटेगा, अगर 10 कट रहा हो तो मान लो 20 कट रहा हो तो 30 कट जाएगा, वो एरियर का अमाउंट मिलने के कारण।
तो उसमें सेक्शन 89 के अंदर ये हमें सुविधा दी गई है, जब भी हमें सैलरी का एरियर मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, डीडीओ की ड्यूटी बनती है कि वो इंडिविजुअल को कहेगा कि टैनी या इंडिविजुअल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एक टैनी फॉर्म आता है, गूगल पे डाल के कोई भी सर्च कर सकता है और उसमें आप अपना अमाउंट डाल दोगे तो वो पूरा टैक्स की गणना भी कर देता है। और इस हिसाब से आप एक प्रिंट आउट निकाल के, मीन्स वो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करेगा, टैनी फॉर्म प्रेजेंट करेगा, तैयार करके आपको प्रेजेंट करेगा। अगर उससे उसकी इनकम टैक्स की गणना कम हो रही है, कम रेट पे कम बन रहा है, तो आप उस हिसाब से उसको रिलीफ दोगे और उसी हिसाब से टैक्स की गणना होएगी। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है और हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। एज ए डीडीओ हमने टैक्स की गणना भी कर दी और टैक्स भी काट दिया, जिसको जो डिडक्शन रिलीफ देनी थी हमने 2 पॉइंट देखे, टैनी वाले जिनको एरियर एडवांस में मिला है, सैलरी एरियर मिला है, और जो पहले वाला पॉइंट था जिनकी 5 लाख से कम इनकम थी उनको भी हमने कर दिया। अब हमें क्या करना, हमारी अगली ड्यूटी क्या है, टैक्स काटने के बाद हर डीडीओ के पास एक 10 नंबर होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये जब मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब कोई नया ऑफिस खुलता है, तो इसके बारे में बोधर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के सभी पुराने ऑफिस है और सभी के पास 10 नंबर है। 10 नंबर से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जानता है। जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ हमें कोई क्या करना है, कोरस्पोंडेंस करनी है, पत्राचार करना है, तो 10 नंबर के साथ करेंगे, क्योंकि किसी संस्था के डीडीओ आज आप है, कल कोई और है, परसों कोई तीसरा होगा, तो वो संस्था को नहीं जानते। जिस तरह से एक इंडिविजुअल का पैन नंबर होता है, इसी तरह से एक संस्था का 10 नंबर होता है। और ये क्या होता है, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक, इसमें ABCD भी होती है और नंबर भी होते हैं। जैसे हमारा पैन नंबर होता है इसी तरह से हमारा एक 10 नंबर होता है हर संस्था का। और जो भी टैक्स आपका कटता है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो भी टैक्स कटेगा वो सारा का सारा आपका 10 नंबर में क्रेडिट होगा, और जो इंडिविजुअल का पैसा कटेगा वो पैन नंबर में क्रेडिट होगा। तो ये हर डीडीओ के पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, पैन नंबर भी होना चाहिए, 10 नंबर भी होना चाहिए, जिसका भी हम टैक्स काट रहे हैं उसका पैन नंबर भी हमें होना चाहिए। अगली हमारी ड्यूटी बनती है कि करेक्ट रेट पे स्लैब के, जो जिस स्लैब मारा है, जिस ब्रैकेट मारा है, उसके हिसाब से हमें टैक्स काटना है। अब आता है बिट्टी, जो हम बिल जनरेट करते हैं और उससे जो पैसा कट जाता है उसको हम बोलते हैं बुक ट्रांसफर, क्योंकि उसमें हम पैसा तो कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जो इस तरह की एंट्री होते हैं उनको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बुक ट्रांसफर कहते हैं। एक हेड से पैसा निकलता है और दूसरे हेड में चला जाता है। तो जो भी हमारा बिल जनरेट होता है, जिसने अपडेट कर रखा है, हमारे सैलरी से टैक्स कटता है इनकम टैक्स, वो फिर बुक ट्रांसफर एंट्री के द्वारा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। और इसके लिए एक मेथड है, जिस तरह से डीडीओ को क्वार्टरली रिटर्न और एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, इसी तरह से आप जो टैक्स काटते हो बिल में, उसका हर ट्रेजरी ऑफिसर को हर महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करना होता है, एक रिटर्न फाइल करना होता है। उसके बाद आपका बिन नंबर आता है, जिस समय हम फिर अपना टैक्स रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, उस समय हमें जमा करना होता है। जो आप बुक ट्रांसफर एंट्री से पैसा काटते हो उसको सेम डे गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट मान ली जाती है। परंतु जो आप TCS चालान के द्वारा पैसा जमा करते हो, जिसको हम, ये जो बिल से आपने पैसा काटा है, इसको हम कहेंगे TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और जो पैसा हम चालान के द्वारा जमा करते हैं, इसको कहते हैं हम TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मीन्स सरकार ये मानती है कि आपने पैसा किससे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कलेक्ट किया, उसके बाद आपने चालान के माध्यम से जमा किया, तो उसको हम कहते हैं टैक्स। हेलो, हाँ जी, अच्छा, ये अटेंडेंस लगवानी थी, सीरियल नंबर 3। ये अटेंडेंस आप छोड़ दीजिए प्लीज, शर्मा साहब ने पहले भी बताया था, अब लास्ट में लगेगी। अब आप माइक म्यूट कर ले जिसका भी ऑन है और क्लास पे ध्यान दे। तो इसके लिए जो चालान नंबर है वो है 281।
एक चालान होता है जिसको हमें इसको क्या होता है जनरेट करना होता है या प्रिंट आउट निकाल के इसको भरना होता है, इसमें अमाउंट दिखाना होता है और फिर बैंक में जाके हमें जमा करना होता है। तो इस अमाउंट को जो भी हम चालान के माध्यम से जमा करेंगे इसको TCS बोलेंगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और इसका जो चालान है वो 281 नंबर है, ये यूज करना है क्योंकि 280 नंबर चालान होता है वो कंपनीज वगैरह के लिए होता है। अब टैक्स काटने के बाद हमने सब कुछ ठीक काम कर दिया, उसके बाद अगली हमारी ड्यूटी बनती है, हमें एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है हर क्वार्टर का, चारों क्वार्टर में। तो जो पहला क्वार्टर है वित्त वर्ष का वो हमारा अप्रैल मई जून है, तो उसका 31 जुलाई तक रिटर्न आपका फाइल हो जाना चाहिए। जो सेकंड क्वार्टर है उसका 31 अक्टूबर तक, थर्ड क्वार्टर है उसका 31 जनवरी तक। जैसे कि आपने देखा जब क्वार्टर खत्म होता है उसके अगले महीने की लास्ट डेट यहाँ 31 जुलाई है, यहाँ 31 अक्टूबर है, यहाँ 31 जनवरी है, क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की लास्ट डेट तक। लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर है यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है वित्त वर्ष का वो जनवरी फरवरी मार्च होता है, तो यहाँ 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको 31 मई दिखाई दे रहा है। ये आपको इसलिए दिया गया है कि एक DDO के पास साल भर के डाटा होते हैं और यहाँ क्वार्टरली रिटर्न के अलावा आपको क्या करना होता है, ईयरली रिटर्न भी फाइल करना होता है। इस चीज का हम ध्यान देंगे। अगर हमने क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं किया टाइम पे तो इसके 200 रुपये पर डे के हिसाब से DDO के नाम नोटिस आ जाता है और इसका फाइन लग जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान दें हम। अब DDO से कुछ और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके ऊपर हम अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही एक तो मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रेसिस की जो फाइल साइट होती है जहां हम CA के पास जाके अपना रिटर्न फाइल करते हैं, वहां अपना मोबाइल नंबर और ऑफिस की ईमेल आईडी अपडेट करवा दे। उससे आपको फायदा क्या होगा कि जैसे ही आपका रिटर्न फाइल हुआ क्वार्टरली और एनुअल, तो आपके पास एक मैसेज आता है यूर क्वार्टरली रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड। अगर वो ठीक हो गया तो सिर्फ ये आएगा प्रोसेस्ड, अगर उसमें कोई गलती है, मिसमैच है या एरर है तो आपके पास एरर का मैसेज आ जाएगा। तो अगला पॉइंट है वो हमारा यही है कि हमें इस तरह का जब भी हमें पता चलता है हमने कोई अपना रिटर्न फाइल किया और प्रोसेस हो गया, अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेटेड है तो आपके पास क्या होएगा, मैसेज आ जाएगा मोबाइल के ऊपर कि आपके इसमें जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल हुआ था वो प्रोसेस्ड हो गया और उसमें एरर है कुछ, तो आपको रेक्टिफिकेशन फिर या रिवाइज रिटर्न फाइल करना होता है। वो तो जैसे ही हमें पता चलता है जल्दी से जल्दी हमें कर देना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा एक बिन नंबर होता है, बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो ट्रेजरी ऑफिसर अपना रिटर्न फाइल करते हैं हर महीने, जो भी आपका टैक्स आपने काटा, आपकी पूरी संस्था का टैक्स होता है वो आपके पैन नंबर में, और जिन जिन का कटा है उनके पैन नंबर में आ जाता है। अब हम चलते हैं, ये हमने देख लिया कि हमें ठीक रेट पे काटना है टैक्स, और रिटर्न फाइल जब हम करते हैं तो वो टैक्स क्रेडिट हो जाता है पैन नंबर में। इंडिविजुअल अपना 26AS जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं उसमें देख सकता है। और अगर हम लेट फाइल करेंगे तो हमें 200 रुपए का क्या भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। टैक्स हमने काट दिया, रिटर्न भी हमने फाइल कर दिए। उसके बाद अगली ड्यूटी बनती है हमारी फॉर्म 16 हमें इश्यू करना है। तो फॉर्म 16 जिसका आपने टैक्स काटा है उनको फॉर्म 16 करना DDO की ड्यूटी बनती है। और ये कब तक करना है, ये 15 जून तक हमें करना होता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। जैसे हमारा अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा कब, 31 मार्च 2021 को, तो इसका हमें फॉर्म 16 कब तक इश्यू करना है DDOs को, 15 जून तक, क्योंकि 31 मई को आपका जो एनुअल और क्वार्टरली रिटर्न की लास्ट डेट है फाइल करने की, और 15 दिन में आपका प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आप अपना क्या कर सकते हो, फॉर्म 16 इश्यू कर सकते हो। अब मैं ये बताऊंगा कि एक फॉर्म 16 तो हम मैनुअल जब टैक्स की गणना करते हैं तो कुछ DDO एक मैनुअल फॉर्म 16 इश्यू कर देते हैं, कब, मंथ ऑफ मार्च, फरवरी की जब हम सैलरी निकालते हैं तभी इश्यू कर देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपका जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसिस की साइट से डाउनलोड होना चाहिए, वही ऑथेंटिकेटेड है। जो आप मैनुअल बना के देते हो वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो।
अब अगला हम देखेंगे कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ डिडक्शंस जो हमें देनी होती हैं एज ए डीडीओ, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो भी आपकी डिडक्शंस होती हैं वो चैप्टर 16 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो 1A का पार्ट है, उसमें हमें एग्जेम्पशन और डिडक्शंस जो हमें मिलती हैं सैलरीड पर्सन को, उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली डिडक्शन क्या है हमारी, ये 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस है। कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय है उसमें से हम ग्रोस में से सीधे 50,000 रुपए हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगली जो है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1014, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनमें की एग्जेम्पशंस है। तो इसमें हमें मिलती है, पहली एग्जेम्पशन है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, केवल हम उन्हीं की डिस्कस करेंगे। वैसे तो और बहुत सारी एग्जेम्पशंस है, बहुत सारे अलाउंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और जैसे डिफेंस फोर्सेस के, लेकिन यहाँ हमें उन्हीं पे चर्चा करेंगे जो हमसे रेलिवेंट है, जो हमें मिलते हैं। तो सबसे पहली एग्जेम्पशन है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से, एक बच्चे की 100 रुपए के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलती है हमें, और मैक्सिमम 2 बच्चे हैं। तो इस हिसाब से अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं और 100 रुपए की पर मंथ के हिसाब से एक बच्चे की 1200 और 2 की 1200, तो 2400 रुपए की एग्जेम्पशन ये हमें मिलती है। दूसरी एग्जेम्पशन है कि जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को, तो वो मैक्सिमम लिमिट है 3200 रुपए पर मंथ, और इसकी मिनिमम लिमिट वही होगी जो जिसको किसी को जितना अमाउंट मिलता है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है ये आपकी हमारी कितनी है, 3200। अब हम देखेंगे होम लोन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादातर होम लोन की सुविधा लेते हैं, तो इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, और उसके लिए डीडीओ की क्या ड्यूटी है एग्जेम्पशन देने से पहले, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, वो पूरी करवानी है, तभी डीडीओ फिर एग्जेम्पशन उनको दे सकता है। तो एज ए डीडीओ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना होता है, पूरा करना होता है, वो हम देखेंगे। जो होम लोन है वो सबसे पहले तो किसके लिए होना चाहिए, नया मकान बनाने के लिए होना चाहिए, या रिपेयर के लिए होना चाहिए, या मकान को दोबारा बनाने के लिए होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए होना चाहिए। अगर प्लॉट परचेज किया गया है होम लोन लेके, ए पीस ऑफ लैंड, तो उसके लिए क्या है, होम लोन पे एग्जेम्पशन नहीं है, उसको नहीं मिलेगी, प्लॉट परचेज करने वाले को नहीं मिलेगी। केवल नया घर खरीदने, रिपेयर करने और दोबारा बनाने के लिए अगर कोई होम लोन लिया हुआ है तो उस पर एग्जेम्पशन मिल सकती है। अगला पॉइंट क्या है कि जो होम लोन जिस घर में लिया गया है वो घर नाम होना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। जो घर या फ्लैट खरीदा गया है जिसके ऊपर होम लोन लिया गया है वो किसके नाम होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम होना चाहिए। यहाँ एक थोड़ी सी कंडीशंस है जो रिलैक्स की गई है, वो स्पाउस के भी नाम हो सकता है, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम हो सकता है। हमारी तो तीसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर होम लोन पे एग्जेम्पशन चाहिए तो ऑक्यूपाइड बाई किससे, उसके एम्प्लॉय के द्वारा ऑक्यूपाइड होना चाहिए। मींस जिस घर पे लोन लिया गया है उसमें एम्प्लॉय रहना चाहिए, उसका रेजिडेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें एक हमें वो मिली है छूट। मान लीजिए किसी ने गुड़गांव में फ्लैट खरीदा होम लोन लेके, और मीन टाइम में उसका ट्रांसफर कहाँ हो गया, सिरसा हो गया, अंबाला हो गया, हिसार हो गया, कहीं दूर हो गया। तो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, अगर नौकरी के कारण कोई दूसरी जगह पे रह रहा है तो उस केस में दूसरी जगह रहने पे तब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस घर पे लोन लिया गया है उसमें नहीं रह पाएगा, तो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट वो दूसरी जगह रह सकता है। उस केस में होम लोन पे क्या अलाउड है एग्जम्पशन। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दूसरी जगह जो एम्प्लॉय है रह रहा है वो उसका अपना स्वयं का घर नहीं होना चाहिए, वो किराए का मकान ही होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि डिडक्शन कितना मिलेगा उसको, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अब हमने देख लिया कि ये कंडीशन होनी चाहिए होम लोन पे एग्जम्पशन देने से पहले। अब हम देखेंगे कि क्या कितना देना है, एग्जम्पशन कितना देना है। तो ये इंटरेस्ट का एग्जम्पशन है, ये हम देखते हैं। होम लोन पे जो हम इंटरेस्ट की रीपेमेंट करते हैं उस पे ये एग्जम्पशन है। अगर रिपेयर के लिए लिया गया है तो 30,000 तक के इंटरेस्ट की छूट है, और
ये आपका 1/4/1999 से पहले किसी ने घर खरीदा था और उस पर एग्जम्पशन चल रही है तो वो 30,000 है, और 1/4/1999 के बाद किसी ने लोन लिया है तो वो असेसमेंट ईयर 2014-15 से 1.5 लाख है। यहाँ मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक है, लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में उनका कैलेंडर ईयर जो जनवरी से दिसंबर है वही उनका फाइनेंशियल ईयर है। तो ये असेसमेंट ईयर हमेशा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर तो ये होगा, और असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीसीडिंग होता है। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22 होगा, अगला साल होगा असेसमेंट ईयर। तो ये असेसमेंट ईयर 14-15 से 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट छूट हो गई थी, और असेसमेंट ईयर 15-16 से 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट पे छूट थी। इसके अलावा एक एडिशनल डिडक्शन आई थी होम फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो इसमें 80EE में एक 50,000 रुपए की अलग से डिडक्शन मिल जाती है। तो ये इसके अलावा है 2 लाख के अलावा, लेकिन इसका टाइम पीरियड और इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। इसी तरह से 80EEA में 1.5 लाख की एक्स्ट्रा है, या तो ये ले सकते हैं जिन लोगों ने एक स्पेसिफाइड टाइम में 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक ये लोन हुआ था होम फॉर ऑल में, उनको 50,000 रुपए की अलग से है, और उसके बाद 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। अब कोई और लेता है ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर तो उस पर 1.5 लाख रुपए की एक 2 लाख रुपए से अलग वो है लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशंस बहुत सारी हैं कि फर्स्ट टाइम बायर होना चाहिए, उसके पास पहले कोई घर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की टर्म एंड कंडीशन है इसकी, और ये अब 31 मार्च 2022 तक है, तो ये 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा ली जा सकती है। और अब 2020-21 से सेकंड हाउस, पहले एक ही घर पे मिलती थी, दूसरे घर पे भी अब डिडक्शन अलाउ कर दी गई है, लेकिन इसकी भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस और हैं जो कि हमें फुलफिल करनी होती है। अब हम देखेंगे अगला का काम है। ये तो हमने देखा कि एग्जम्पशन देने से पहले टर्म एंड कंडीशंस, फिर इस रेट पर हम देंगे। अब हम देखेंगे जैसे कुछ और टर्म एंड कंडीशंस हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई बिल्डर आता है, एक स्कीम निकालता है, भाई आप कुछ पैसा जमा करो और हम आपको फ्लैट दे देंगे, तो उस केस में क्या होता है ना सर, ज्वाइन, थैंक यू सर, ज्वाइन होगी। हाँ जी, ये सर गुड़गांव अनीता कुमारी 46 सीरियल नंबर। मैम हाजिरी बाद में, क्लास खत्म होने के बाद आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो उसके बाद क्या होगा कि जो मान लो हमने फ्लैट परचेज किया और वो कंप्लीट नहीं है, उसका हमने पैसा भर दिया, तो हमें डीडीओ की ड्यूटी क्या है कि उसको एग्जम्पशन देने से पहले वो ऐसा घर 5 साल में पूरा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें एम्प्लॉय से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेनी है, एम्प्लॉय से अंडरटेकिंग लेनी है कि उसने रहना शुरू कर दिया, और अगर कोई ऐसा केस है तो किसी के पास, और बिल्डर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेनी है। विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया गया है उससे अगले 5 फाइनेंशियल ईयर में उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या तो हम बिल्डर से लेंगे, या जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उससे हम क्या ले लेंगे, अंडरटेकिंग लेंगे कि हमने इसमें घर में रहना शुरू कर दिया है। अब मान लीजिए रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आ जाता है, तो उस केस में भी डीडीओ को क्या देखना है कि कई बार हम लमसम पेमेंट कर देते हैं या टेक ओवर करवा देते हैं। हम देखते हैं कि जहां से हमने लोन लिया था वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम उसको शिफ्ट करवा देते हैं किसी दूसरे केस में, तो उसमें लमसम पेमेंट होती है। तो उसमें भी हमें देखना है कि उसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं होम लोन के, एक होता है मूलधन की रीपेमेंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट की रीपेमेंट। तो मूलधन की रीपेमेंट वो आती है आपकी 80C में, और जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट है वो आपकी आती है 24B में। तो 24B में हम अगर एक लेमन लैंग्वेज में कहें, देसी भाषा में, तो वो आपकी इंटरेस्ट वाली जो पेमेंट है वो ऊपर ही घट जाती है, 80C से पहले ही घट जाती है। लेकिन जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है वो आपकी आ जाती है, किस में आ जाती है, ये आपकी 80C में 1.5 लाख वाली
कैप में आ जाती है। अब हमें और क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट पेबल और पेड। जब आप उसको एग्जम्पशन देंगे तो कितनी एग्जम्पशन देंगे, हमें देखना पड़ेगा ना कि उसने रीपेमेंट कितनी की। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप भी ले आता है, जहां से भी लोन लिया हुआ होता है वहां से वो स्टेटमेंट निकलवाता है जिसमें इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया गया रीपेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट कितना रीपेमेंट किया गया, वो आपको लाके प्रस्तुत कर देगा। उस हिसाब से आप जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसकी गणना 80C में कर लेंगे 1.5 लाख वाले में, और जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो 24B में कर लेंगे। उसका नाम, लेंडर कहाँ से, उसका एड्रेस क्या है, जो भी इंस्टीट्यूट है या बैंक है, और पैन नंबर भी होता है उसका, वो पैन नंबर भी हमें लेना होता है, क्योंकि होम लोन पर जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो जहां से लिया होता है उसका पैन नंबर मांगा जाता है सिस्टम के द्वारा। ये हमने देखा होम लोन की डिडक्शन देने से पहले एक डीडीओ को क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। आगे हम देखेंगे एचआरए की रिबेट देने से पहले डीडीओ की क्या ड्यूटी बनती है और इनकम टैक्स रूल क्या कहते हैं कि कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो सीधे सीधे मैं ये बता देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स रूल ये कहते हैं कि जब हम उसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एचआरए की डिडक्शन देंगे जो किराए के घर में रह रहा है और जेब से किराए की पेमेंट कर रहा है। ये मतलब एसिड टेस्ट है, फंडामेंटल रूल है। क्या, जो किराए के घर में रह रहा है और किराए की पेमेंट कर रहा है, केवल वही एचआरए की रिबेट के लिए इलिजिबल है। अब हम देखेंगे उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए। डीडीओ को डिडक्शन देने से पहले क्या लेनी है, रेंट एग्रीमेंट ले लेना। उससे सिद्ध हो जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ रह रहा है, रेंट के घर में रह रहा है, किराए पे रह रहा है। अगली अब बात आती है कि हमें उसको देना कितना है, रिबेट कितना देना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेंट की रिसीट चाहिए, किराए की रसीदें चाहिए। तो ये दो चीजें पहली फंडामेंटल हो जाती हैं, रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसीट एचआरए रिबेट के लिए। अब हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रूल ने ये मैंडेटरी किया हुआ है, कंपलसरी किया हुआ है क्या, कि जो 1 लाख से ज्यादा वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख से ज्यादा रेंट के रूप में कोई भी पेमेंट करेगा, ज्यादा 1 लाख तक तो ठीक है, पैन नंबर जरूरी नहीं है। अगर 1 लाख से ज्यादा की रेंट की पेमेंट हो रही है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो अपने मकान मालिक का पैन नंबर बताएगा। ये सिस्टम भी मांगता है। तो ये अपने डीडीओ को भी देखना है कि 1 लाख से ज्यादा होने पर क्या करना है, पैन नंबर लेना है मकान मालिक का, रेंट एग्रीमेंट लेना और रेंट की रिसीट लेनी है। और जो सबसे बड़ी गलती होती है वो हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी ने 70,000 रुपए की रेंट की पेमेंट की साल के दौरान, या 80,000 रुपए की या 90,000 रुपए की, तो हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे उस अमाउंट की हम रिबेट दे देते हैं। लेकिन रिबेट के बारे में जो इनकम टैक्स का रूल है वो ये है, ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट है वो आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम ज्यादातर लोग इसमें ये एग्जम्पशन की गणना में गलती कर देते हैं, वो हम देख रहे हैं। पहला पॉइंट है, ये जो तीसरा पॉइंट लिख रखा है मैंने, एचआरए कितना पेमेंट किया है, ये रिकॉर्ड आपके पास है। एम्प्लॉयर से या सर्विस से जहां नौकरी कर रहे हैं वहां से गवर्नमेंट से कितना एचआरए मिला है, ये तो हमारे क्या है सैलरी स्टेटमेंट में या पे बिल्स में अवेलेबल है ये अमाउंट। ये 3 पॉइंट है, 3 में से पहले ये तीसरा पॉइंट ये था, ये मैंने पहले बता दिया, एचआरए कितना मिला। उसके बाद हम देखेंगे कि रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, जो आपका बेसिक पे है और डीए है उसका हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। और उससे ज्यादा जितनी रेंट की पेमेंट की गई है, मींस जो रेंट का अमाउंट है उसमें से 10% ऑफ सैलरी और डीए का घटा देंगे, फिर जो अमाउंट आएगा। इसको एक बार फिर, क्योंकि ये गणना थोड़ी सी टिपिकल है और इसमें ही हम ज्यादातर लोग गलती करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, इसको एक बार फिर सुन ले। जो रेंट की पेमेंट की है उसमें से हम घटा देंगे 10% ऑफ सैलरी प्लस डीए का, और फिर जो अमाउंट आएगा उसको एक तरफ रख लेंगे। उसके बाद अगर कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी प्लस डीए। चूंकि हम मेट्रो सिटीज में नहीं रह रहे हैं तो हमारे केस में 40% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए का अमाउंट आ जाएगा, वो निकाल लेंगे।
ऊपर हमने निकाला था रेंट में से 10% सैलरी और डीए, यहाँ 40% सैलरी और डीए, और यहाँ एचआरए। इन तीनों में से देखेंगे जो अमाउंट कम होगा वही हमारी एग्जम्पशन होगी। क्या होगी? वही हमारी एचआरए की एग्जम्पशन होगी। इसको हम जल्दी से ना एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ज्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे ये समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में तो लगता है कि आ गया समझ में, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन और देख रहे हैं हम। मान लीजिए बेसिक पे किसी की 6 लाख है और डीए 80,000 रुपए है, तो डीए और बेसिक होगा हमारा दोनों मिला के 6,80,000। तो अब हम देखेंगे इसमें हमने ना फिगर वैसे ही लिया है। मान लीजिए 40,000 रुपए हमें क्या मिला? एचआरए मिला, और हमने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 1,20,000 रुपए की रेंट की पेमेंट की। तो हम इसमें देखना चाह रहे हैं उसको एचआरए का एग्जम्पशन कितना मिलेगा। अब हम देखते हैं एचआरए में हमने कहा था कि एचआरए एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1030 ने लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से जो तीनों पॉइंट में जो कम होगा, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? रेंट कितना पे किया है? 1,20,000। इसमें से 10% घटा देंगे, 6,80,000 का 68,000। 1,20,000 रेंट की पेमेंट हुई थी, उसमें से घटा देंगे 68,000 जो हमें रेंट 10% ऑफ सैलरी जो बेसिक एंड डी है, तो हमारे पास बचता है 52,000। और हमें एक्चुअल में रेंट ये एचआरए कितना मिला था? 40,000। ये हमारा 50% है सैलरी का, ये छोड़ देते हैं। ये 40% है, ये 2,72,000 है नॉन मेट्रो सिटी के लिए। अब हम देखेंगे इन तीनों में 3 फिगर आए हमारे पास, 52,000, 40,000 और तीसरा फिगर है आपका 2,72,000। अब इनमें सबसे कम कौन है? एचआरए रिसीव्ड 40,000। तो चूंकि यहाँ रेंट तो पेमेंट हुई है 1,20,000 की, रेंट कितनी पेमेंट की है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने? 1,20,000 की, लेकिन उनको एग्जम्पशन कितना मिल रहा है? मात्र 40,000 रुपए। इसी तरह से हम एक अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? सेम फिगर है, 6 लाख बेसिक पे, डीए 80,000 रुपए, 6,80,000 रुपए, 40,000 रुपए हमें एचआरए मिला, लेकिन रेंट की पेमेंट हुई वो सिर्फ 1 लाख की हुई है। तो यहां देखते हैं रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, तो इसमें से रेंट 1 लाख रुपए, इसमें 67,000 घटा दिया आपने, तो आपके कितने बच गए? 32,000 रुपए। एचआरए 40,000 रुपए और 40% सैलरी 2,72,000 रुपए। तीनों में कम कौन सा है? तीनों में ये 32,000। अब वहां हमने पीछे क्या देखा था? 1,20,000 रुपए की पेमेंट करने से 40,000 रुपए वाला फिगर ज्यादा आ गया था, तो इसलिए वो मिल गया था। लेकिन हम तीनों में जो कम होगा, अब यहाँ 32 है तो यहाँ 32,000 मिलेगा सिर्फ, जबकि रेंट की पेमेंट हुई है कितने की? 1 लाख की। अब हम देखते हैं तीसरा केस, इसमें बड़ा क्लासिकल है, इसमें एग्जम्पशन भी नहीं है, रेंट की पेमेंट भी हुई है, बिल्कुल भी 1 नए पैसे की एग्जम्पशन नहीं है, फिगर वही है 6,80,000, 6,80,000, 6,80,000, 40,000 रुपए एचआरए मिल गया, 60,000 रुपए रेंट की पेमेंट होगी। अभी जितनी रेंट की पेमेंट है 60,000, इसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए घटाएंगे 68,000, तो ये माइनस में चला जाएगा, नील। एचआरए 40 और 40% 2,72,000। अब इन तीनों में कम कौन सा है? 2,72,000, 40,000 और 0 में से 0 कम है। तो जो आदमी 60,000 रुपए का रेंट दे रहा है और 40,000 रुपए उसको एचआरए मिल रहा है, उसको क्या एग्जम्पशन बनती है? उसकी 0, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इवन अगर वो किराए के मकान में रह रहा है तो भी। ये है फार्मूला एग्जम्पशन का, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब हम अगला टॉपिक हमारा पॉइंट है इनकम टैक्स ऑन एलटीसी। इसके बारे में भी ना हमें बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था ना मैंने एचआरए के लिए, अब जो किराए के मकान में रह रहा है और किराया की पेमेंट कर रहा है वही एचआरए की रिबेट के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से एलटीसी का अमाउंट भी है, जो एलटीसी के अमाउंट में से जितना पैसा खर्च कर रहा है, मींस टूर पे जा रहा है, जितना पैसा खर्च कर रहा है उतने ही पैसे की रिबेट मिलेगी। अब उसमें देखेंगे कि पैसा किस किस मद में खर्च हो सकता है। इसमें ये देख ले कि इंक्लूडिंग फैमिली है, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स। अगर किसी के ऊपर ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स डिपेंडेंट है तो वो भी फैमिली में ही काउंट होंगे। और बच्चे, चिल्ड्रन एंड स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, इसमें यह है कि ओनली 2 चिल्ड्रंस बोर्न आफ्टर 1/10/1998। अगर 2 बच्चे ही अलाउड हैं 1/10/1998 के बाद जन्म हुआ है, अगर उससे पहले जन्म हुआ है तो 2 से ज्यादा भी डिपेंडेंट बच्चे फैमिली में इंक्लूड
हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एग्जम्पशन है, ये पैसा, नंबर एक तो पैसा खर्च होना चाहिए। मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए की एलटीसी मिल गई और उसने टूर नहीं किया तो उसको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और मान लीजिए किसी ने टूर किया, घूमने गया, तो उसने पैसा खर्च किया 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, तो उसको 30,000 रुपए या 40,000 रुपए की ही एग्जम्पशन मिलेगी। और मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए एलटीसी मिली और उसने खर्च कर दिया 1.5 लाख रुपए, तो भी उसको 1 लाख रुपए तक की ही एग्जम्पशन मिलेगी। ज्यादा खर्च करने पे मैक्सिमम अमाउंट जो उसको मिला है एलटीसी के रूप में, और कम पैसा खर्च करने पर जितना पैसा खर्च किया है सिर्फ उसी की रिबेट मिलेगी। अब हम देखेंगे पैसा खर्च किस पे मद पे हो सकता है। पैसा केवल फेयर पे हो सकता है, किराए के रूप में। अगर बाई एयर जर्नी कर रहा है तो बाई एयर की जो टिकट है इकोनॉमी क्लास की, वो अगर ट्रेन से कर रहा है तो फर्स्ट क्लास एसी का जो भी किराया बनता है सिर्फ वो। इसी तरह से अगर कोई ऐसा स्थान है जो किससे नहीं जुड़ा हुआ है ट्रेन से, तो वहां पे फिर जो बस है, डिलक्स बस है या एसी बस है, उसका किराया। और कुछ ऐसी जगह भी होंगी जो ट्रेन के द्वारा पार्टली और पार्टली बस के द्वारा होगी, तो पार्टली वहां ट्रेन का मिल जाएगा और पार्टली बस का मिल जाएगा। और कुछ जगह ऐसी है जहां ना बस है ना ट्रेन है, तो वहां पे क्या मिलेगा फिर किराया, कितने एग्जम्पशन मिलेगी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। जो भी एसी फर्स्ट क्लास का जो हमारा रेल का किराया है वो हमें एलटीसी के रूप में एग्जम्पशन मिल सकती है, ये खर्च करने पे ही मिलेगी। अब हम देखेंगे एटीसी की डिडक्शंस। जो एटीसी का सेक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे ज्यादा देखते हैं, उसका इसके बारे में देखो, एज जहां तक डीडीओ की बात है, तो ये डीडीओ की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी एग्जम्पशन देता है वो अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपनी फाइल में रख ले। अगर भविष्य में कोई ऑडिट होता है या और कोई बात होती है तो इसमें डीडीओ रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने बिना डॉक्यूमेंट चेक किए एग्जम्पशन कैसे दे दी। क्योंकि आप या तो फिर कैसे मानोगे कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ट्रेवल किया कि नहीं किया। ऐसे तो सर एक डाउट है जी सर, एक डाउट, जैसे हमें मिलता है 4 साल का, 4 साल का इकट्ठा मिलता है एलटीसी, तो जिस साल मिलता है ट्रैवलिंग उस साल होनी चाहिए या चारों में से किसी भी साल? हाँ जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा। तो इसमें देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एलटीसी स्कीम है और जो स्टेट गवर्नमेंट की एलटीसी स्कीम्स है उसमें डिफरेंस है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, 2 टाइम्स इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, ताकि 2 साल में आपको एक्चुअल ट्रेवल करना होता है, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि वंस इन ए 4 ईयर्स, एक 4 साल के ब्लॉक में आपको एक सैलरी मिल जाती है। तो अब आप, बेहतर तो यही है कि जिस साल आपको मिल रहा है उस साल आप ट्रेवल कर लीजिए। अदरवाइज एक दूसरा भी है कि आप 2 बार भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे किंतु परंतु लेकिन लग जाते हैं। उसमें क्या, जहां तक एग्जम्पशंस की बात है, एग्जम्पशंस को आप इकट्ठा कर सकते हो, 4 साल में 2 बार ट्रेवल कर लो। लेकिन जिस साल आपको मिलता है अगर आप उस साल ट्रेवल करते हो तो बहुत बेहतर है, और उसी साल फिर आप एग्जम्पशन ले तो रेडीली आपके पास डाटा रहेंगे। नहीं तो होगा क्या, एक साल आपको एलटीसी मिल गई और आपने अमाउंट क्या, आपको टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी अगर जब तक आपने ट्रेवल नहीं किया है तो। अगर एक चीज, अमाउंट मिलने से पहले की ट्रैवलिंग या अमाउंट मिलने के बाद की ट्रैवलिंग? मैं तो ये कहूंगा बेहतर ये रहेगा जिस साल आपको अमाउंट मिल रहा है उसी साल ट्रेवल कर लो। नहीं, पहले के बाद में, सपोज अगस्त में मुझे मिला है तो मेरी जो जुलाई की टिकट्स है वो चलेंगी क्या? जी नहीं, इस बारे में आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें फाइनेंशियल ईयर है, जहां एग्जाम्पशंस की बात आती है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एनी टाइम यू कैन ट्रेवल, पूरे साल भर में आप कभी भी ट्रेवल कर सकते हो। मान लीजिए आपने अप्रैल में एलटीसी ले ली तो आप यू कैन ट्रेवल अप टू द 31 मार्च, 31 मार्च तक आप ट्रेवल कर सकते हो। क्योंकि हमें जो एग्जम्पशन की गणना करनी है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाए लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर में होए तो बढ़िया है। अब हम आगे चलते हैं, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे। अब हमारे पास टाइम है, हम एटीसी के और कुछ दूसरी डिडक्शंस है उनको और देख लेते हैं।
एटीसी में हम देख रहे थे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हम किसी भी तरह का पे करते हैं किसी भी बैंक को, किसी भी कंपनी को। हेलो सर जी मैं कह रहा हूँ 4 साल निकल गया, हमारे ब्लॉक ईयर के एलटीसी नहीं मिली। आप बाद में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, पहले कवर कर लेते हैं टॉपिक को, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे आपको 15 मिनट का, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात कर रहे थे उसके बारे में हम देख रहे हैं, जो भी लाइफ इंश्योर्ड है किसी का और उसका हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसमें सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तो वो हमें एटीसी में क्या है, एग्जम्पशन है, चाहे वो यूलीपी क्यों ना हो, यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, और हमारा जो जीआईएस का पैसा है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये भी इसी में आता है। जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ का, जीपीएफ का तो हमारा हो गया, पीपीएफ का, ईपीएफ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए होता है। अगला हमारा ट्यूशन फी, 2 बच्चों की, स्कूल की, कॉलेज की या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम पेमेंट कर रहे हैं, वो भी हमारी एटीसी में एग्जम्प्ट है, बशर्ते कि उसमें ट्यूशन फी ही अमाउंट होना चाहिए, डोनेशन या डेवलपमेंट चार्जेस इस तरह का कोई भी अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड कुछ स्कीम है, जैसे आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें भी कोई पैसा हम जमा करते हैं तो वो एटीसी में काउंट हो जाता है। हमारा कोई भी फिक्स डिपॉजिट 5 साल से ज्यादा हो किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में, वो भी काउंट हो जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार ना कुछ शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर होते हैं, उनको नोटिफाई करती है। अगर ऐसा कोई नोटिफाई किया हुआ है और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो वो भी एटीसी में आ जाता है। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, हमने हाउसिंग लोन डिस्कस करते हुए ये भी देखा था कि मूलधन की जो पेमेंट होएगी घर की, वो भी हमारी एटीसी में आ जाएगी। अब इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम है 80CCC, अगर उसमें कोई पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ एलआईसी और कुछ कंपनियां हैं उनमें पैसा जमा होता है, फिर बाद में हमें पेंशन ग्रुप में मिलता है, अगर वहां पे कोई पैसा जमा हो रहा है तो वो भी है इसमें। अगला है फिर 80 आपका सीसीडी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, जैसे ही इसमें एनपीएस वालों का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो इसमें काउंट हो जाता है। अब आएंगे हम, ये है आपका एटीसी। एटीसी में जो मैक्सिमम अमाउंट है, जो भी हमने ऊपर जितने भी आइटम देखे, ये 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए ही इसमें कैप है। अगर इससे ज्यादा है तो भी 1.5 लाख रुपए मिलेगा एग्जम्पशन, अगर इससे कम है तो कम मिलेगा। इसके अलावा एक अलग से और है एटीसीसीडी 1B में 50,000 रुपए का, इसमें जो एनपीएस का अकाउंट खुलवाता है और उसमें जमा करता है, ये उसके लिए है। और इसमें कंफ्यूजन ना हो, जीपीएफ का भी कोई एम्प्लॉय एनपीएस का अकाउंट खुलवा के 50,000 रुपए जमा करके ये रिबेट ले सकता है, ये 1.5 लाख के अलावा है। अगला जो हमारा है एटीडीडी, एटीडीडीबी और एटीयू। एटीडीडी क्या है आपका, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा है जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, डिसेबल या हैंडीकैप्ड कोई बच्चा हो या कोई पेरेंट्स हो, अगर वो डिपेंडेंट है तो 75,000 रुपए के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, नर्सिंग के लिए, रिहेबिलिटेशन, कई बार मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो जाते हैं ना तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है स्पेशल स्कूल में, अगर इस तरह का कोई खर्चा होता है तो खर्चा होगा तो ही 75,000 रुपए की है ये रिबेट इसमें एटीडीडी में। और ये क्या है, अगर 80% से कम है तो 75,000, अगर 80% से, जिसको सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं, अगर ये है तो उस केस में ये अमाउंट हो जाता है 1,25,000 रुपए। अब अगला क्वेश्चन है एटीयू। एटीयू में भी वही है डीडी वाला, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेल्फ है तो सेल्फ हैंडीकैप्ड है तो उसको 75,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है अगर 80% से कम है। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 से ज्यादा, 1,25,000 तक। अब है एटीडीडीबी, इसमें कुछ स्पेसिफाइड वो होते हैं, रोग हैं, डिजीज हैं, अगर इनकी ट्रीटमेंट के ऊपर अगर कोई पैसा खर्च होता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए तक की इस पे क्या हो जाती है, छूट मिल जाती है। और जिसकी ट्रीटमेंट हो रही है वो सीनियर सिटीजन है तो उसका कितना हो जाता है अमाउंट, ये अमाउंट बढ़ के हो जाता है 1 लाख रुपए तक की उसको छूट मिल जाती है। अगला सेक्शन है हमारा एटीडी।
इसमें क्या होता है कि हम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें 25,000 रुपए तक की छूट है। अगर किसी ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है और वो प्रीमियम भर रहा है तो 1 साल में 25,000 रुपए की छूट है। और ये इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस किसका हो सकता है? खुद का हो सकता है, वाइफ हस्बैंड का हो सकता है, वाइस वर्सा, और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस का भी हो सकता है। इसमें जो 80D में अगला पॉइंट यह है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर कोई डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं और वो सीनियर सिटीजन है तो उनका ये 50,000 रुपए का अलग से मिल सकता है। इसके बाद अब अगला और पॉइंट है इसी में, अगर दोनों सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो रिटायर हो गया और 60 साल पूरी हो गई तो उसको 50,000 रुपए की छूट हो जाएगी। और उसके जो पेरेंट्स अगर कोई है जो डिपेंडेंट है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको भी 50,000 की। तो इस तरह से इस सेक्शन में 80D में टोटल 1 लाख रुपए तक की रिबेट ली जा सकती है। अब आजकल हेल्थ के बारे में सब थोड़े से क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। अब एक और कंसेप्ट है कि मेडिकल इंश्योरेंस के केस में तो आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ट्रीटमेंट करवाता है, जो खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब बोलते हैं जी बीमार ही क्यों है, एक और आ गया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब पहले ही चेक करवा लिया जाए और उसके ऊपर जो खर्चा लगेगा, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, इंश्योरेंस कंपनियां जो इस तरह का इंश्योरेंस भी करती हैं कि आप चाहे तो साल भर में कुछ इंश्योरेंस की पेमेंट कीजिए और कुछ अपने मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसका पेमेंट कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंश्योरेंस बोलते हैं। इसमें 5,000 रुपए की छूट है, लेकिन ये हम देखेंगे कि जो हमने 80D में देखा था 25,000 रुपए की लिमिट, ये 5,000 उसमें शामिल है। मीन्स आप हेल्थ इंश्योरेंस किसी ने करवाया है तो वहां 20,000 रुपए का प्रीमियम, और प्रिवेंटिव हेल्थ करवाया है तो 5,000 रुपए का, यहाँ टोटल 25,000 का ले सकते हैं, 25,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंश्योरेंस। इसी में एक अगला पॉइंट है कि कुछ कंपनियां है कि लमसम पेमेंट हो जाती है कि 5 साल के लिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस कर देंगे हम और आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम? स्प्रेड ओवर कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इस साल भर दिया और अगले 5 साल के लिए भरा है, तो हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो प्रीमियम हमारा क्या आ जाएगा? 20,000 रुपए पर ईयर आ जाएगा। तो इस तरह से लमसम केस में जहां इकट्ठा प्रीमियम है वहां हम डिवाइड करके 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दे सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब हम देखेंगे अगला सेक्शन हमारा 80E। अगर किसी ने सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट होगी, केवल इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की नहीं, इंटरेस्ट की, ब्याज के रूप में जो पैसा चुकाया जाएगा उसकी भी 80E में एग्जेम्पशन अवेलेबल है और ये मैक्सिमम 8 साल तक ली जा सकती है। अगला जो हमारा सेक्शन है वो 80G का है। इसमें डोनेशन आता है और जो भी कुछ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनमें कोई भी डोनेट करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय खासकर मैंने चर्चा की है यहाँ पे, तो वो क्या होता है, डोनेशन जो आपका एग्जेम्पशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि ऐसा डोनेशन अगर आप भी अपने किसी एम्प्लॉय को दोगे ये एग्जेम्पशन, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि ऐसा डोनेशन अगर 2,000 रुपए से ज्यादा है तो उसकी पेमेंट चेक के द्वारा होनी चाहिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर कोई आपको रसीद ला के दे देता है और कहता है कि जी मैंने 5,000 रुपए कैश डोनेट किया है, तो आप एग्जेम्पशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंपल्सरली टैक्स रूल में किया हुआ है कि 2,000 से ऊपर कोई भी डोनेशन होगी वो ऑनलाइन होनी चाहिए या चेक से होनी चाहिए। इसी तरह से एक अगला सेक्शन है, ये है फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये भी 80G की तरह ही है। तो इनमें भी अगर कोई डोनेशन करता है तो वो भी किसके लिए? एग्जेम्पशन के लिए अलाउड है। अगला है हमारा एनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी अगर कोई डोनेशन किया जाता है तो वो भी इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन रेंज में आता है। अब हम देखेंगे, लास्ट पहुंच गए हम, अगला पॉइंट हमारा जो हम 80TTA, अगर हमारा कोई सेविंग अकाउंट है उसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो पहले 10,000 रुपए हमारे एग्जेम्प्ट हैं, अगर उससे ज्यादा है तो वो हमारी इनकम में जुड़ जाएंगे। ये जो अगला सेक्शन है 80TTB, ये है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर कोई सीनियर सिटीजन है
तो उसकी एग्जम्पशन कितनी है? 50,000 रुपए। और नॉर्मल केस में कितना है? 10,000 रुपए। एक और सेक्शन है जो 2019-20 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है 80EEB। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है जिसके पास पहले से नहीं है, बैटरी चालित कोई वाहन खरीदता है लोन लेके और उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करता है, तो ये आपकी 31/3/2023 तक कितने की है? 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम इंटरेस्ट पे वो ले सकता है। और इसके साथ साथ 2019-20 से क्या प्रोविजन कर दिया था, जिनके पास पैन नंबर नहीं है वो आधार नंबर से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने अपना टॉपिक कवर कर दिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, एक एक करके 1 बाय 1। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर ये नमस्कार सर जी। हाँ, ये जो आपने टीसीएस के बारे में बताया, हाँ जी। कोई ऐसा तरीका है कि हमें सीए के पास ना जाना पड़े सर, डीडीओ अपने लेवल पे ही कर दे, ऐसा है कोई सिस्टम सर? कोई बताइए। टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, इसमें तो देखो एट प्रेजेंट ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। टीसीएस का पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हमने कलेक्ट करके 31 मार्च से पहले चालान के द्वारा माध्यम से जमा किया। हाँ जी। अगला क्वेश्चन आता है, 2 तरह के डीडीओ हमारे पास। एक डीडीओ ऐसे हैं जो स्वयं अपना ईटीडीएस फाइल ई सैलरी में डाउनलोड कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, उसको सीए के पास जाके अपलोड करवा देते हैं। हाँ जी। लेकिन वो तो होगा आपने बिल के माध्यम से बुक एंट्री के द्वारा जो पैसा कटा वो केवल वही आ पाता है उसमें। जो आपने कलेक्ट करके जमा किया चालान का वो नहीं आता है। तो आपको अगर टीसीएस से ये सीए के पास जाने से बचना है तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा, टीसीएस आपको नील करना पड़ेगा। अगर आपने कर दिया तो इसका कॉलम ही अलग है टीसीएस का, जो आपका सीए बता देंगे ना सर, उसका मेथड क्या है सर फिर अगर खुद करना हो तो? है जी, अगर खुद करना हो बिना सीए के तो क्या मेथड रहेगा सर? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कल एक बताया कि 40 रुपए देती है, ऐसा है। इसमें मैं पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हर हैं। डिस्ट्रिक्ट में 40 रुपए लेती है, वो सीए की जरूरत नहीं पड़ती। आप मेरे बात सुनिए, जो टीसीएस है आपका और टीडीएस है, इनके फॉर्म ही अलग अलग है। एक का 24Q है और एक 27 है। मींस आपको वो सीए के माध्यम से ही अपडेट करवाना पड़ेगा, जहां तक मेरी नॉलेज है। क्योंकि जो हम अपना ई वाला जो ईटीडीएस हम जनरेट करते हैं अपने सिस्टम में, ये केवल टीडीएस का जनरेट होता है। इसमें टीसीएस का प्रोविजन अभी नहीं किया हुआ है। इस पे पीछे चर्चा चली थी तो उन्होंने बोला था कि हम 2 इसमें और मेथड देंगे। इसमें काम चल रहा है। पहला था कि जो रिवाइज रिटर्न हम फाइल करते हैं, किसी कारणवश हमारी कोई मिस्टेक होगी, डिफॉल्ट हो गया, मिसमैच हो गया, तो वो अभी तक हमारे पास रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन नहीं है अपने जो ईटीडीएस फाइल में, और इसी तरह से टीसीएस का भी नहीं है। तो इस पर काम चल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपके पास ये प्रोविजन आ जाए इसी सिस्टम में। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, कोरोना रिलीफ फंड 80G। हाँ जी सर, कितने परसेंट डिडक्शन है इसमें? कितने परसेंट रिबेट है? 50 या 100? 100 है ये आपकी। जी सर। ये 80G हेलो। में आपका हाँ जी सर। 1 by 1 पीएम की डोनेशन जो दिए हमने, उसका कितना परसेंटेज होगा? 100%। सर किसी ने कहा कि 50% होता है, पीएम का 50 होता है और सीएम का 50 है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आपको इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। क्या होता है, जो पीएम रिलीफ फंड होता है वो 100% और जो सीएम रिलीफ फंड है वो 50% है। उन्होंने जो कहा है ठीक कहा है। लेकिन जो कोरोना से रिलेटेड ये था, ये स्पेशल एक विशेष परिस्थितियों में किया गया था। अभी इसके बारे में एक्चुअल में कोई भी डायरेक्शन इश्यू नहीं हुई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे जिन्होंने 10% डोनेट किया था, उनका पीएम रिलीफ फंड में गया था कोरोना रिलीफ में। तो उनका तो ऑटोमेटिक, आप सुन लो पहले, उनका ऑटोमेटिक 100% हो गया है। लेकिन जो सीएम वाला है ये विशेष परिस्थितियों में, और जहां तक मैं समझता हूं बाय द टाइम आप रिटर्न फाइल करोगे आपके पास क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक विशेष परिस्थिति में किया गया है, तो इसको बाद में कर दिया जाएगा, जहां तक मेरी समझ है।
क्योंकि इसमें स्पेशल परिस्थितियों में स्पेशल क्रिएट किया गया था ये फंड, इसमें 100% ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर ये हाँ जी सर, एनपीएस के लिए पूछ रहा था मैं 1 by 1। हाँ जी, एनपीएस वाले बोलो पहले। एनपीएस के लिए ये 80C की जो डिडक्शन है वो है 1,50,000 अब तो ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय ने सेविंग में अपना एनपीएस नहीं दिखाया, 1,50,000 की कंप्लीट हो जाती है उसकी सेविंग जी, वो ले जा सकता है 80CCDB में 50,000 में अलग से। और ये इसे बाइक कर सकता है कैसे? हाँ जी, दोनों में कर सकता है क्या सर? दोनों में भी? हाँ, हेलो, एक हेलो, हाँ जी, वही अपना माइक ऑन करे जो पर्सन पूछ रहा है, बाकी अपना माइक म्यूट कर ले। सर जी डोनेशन के बारे में बता दो थोड़ा सा। डोनेशन के बारे में फिर बता रहा हूँ, पहले एक एनपीएस का क्वेश्चन है उसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, डोनेशन मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं और क्या उसका? हाँ जी, पहले ये एनपीएस का क्वेश्चन चुन लो, 1 by 1 करो। हाँ सर, एनपीएस का क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो किसी की एनपीएस कंट्रीब्यूशन के अलावा जो एनपीएस का सब्सक्रिप्शन हर महीने तनख्वाह से कटता है, सैलरी से कटता है, उसके अलावा अगर किसी का 1.5 लाख हो जाता है तो एटीसी में अपना 1.5 लाख हो जाएगा उसका। ये माइक किसका हो ना म्यूट कर लो प्लीज, क्यों पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? देखना अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उनको बोल दो माइक म्यूट कर लें। अब मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, फिर समझ में नहीं आ रहा। तो उससे क्या होगा कि उसका जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा 1.5 लाख रुपए, तो उसका 1.5 लाख पूरा हो जाएगा और वो 80CCD 1B में अपना वो पैसा ले जा सकता है, एनपीएस का सब्सक्रिप्शन। अब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए किसी का 1,70,000 रुपए है, ठीक है जी, और इसमें से 50,000 रुपए हम मान लेते हैं एनपीएस के हैं, सब्सक्रिप्शन के, तो बच गए आपके कितने? 1,20,000। अब बात आती है क्या इस 50,000 को बाइफरकेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? हाँ, तोड़ सकते हैं कि इसमें 30,000 रुपए तो ये 1,20,000 में इधर एटीसी में ले ले, जो बाकी बच गए 20,000 रुपए इनको ये उधर ले जा सकता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखे कि ये जाएंगे सिर्फ 20,000 रुपए ही, मीन्स अमाउंट 2 जगह न होना चाहिए, 2 जगह गणना न कर दें आप, एटीसी में भी कर दे पूरे अमाउंट की और उसी अमाउंट की फिर कहाँ 80CCD 1B में भी कर दे 50,000 में। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए और इसको तोड़ा जा सकता है, जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको 80CCD में ले जाया जा सकता है। हाँ जी, अब आगे बोलिए। अगला क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? हेलो सर जी डोनेशन के बारे में पूछे, डोनेशन का वो बताओ। डोनेशन के बारे में ये है कि डोनेशन के बारे में तो ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ डोनेट कर पाते हैं, फिर भी आप सुन लीजिए। डोनेशन का पहला रूल तो ये है, अगर किसी की सैलरी के अलावा कोई इनकम है, ये केवल प्रोविजन हम सैलरीड एम्प्लॉय को ही है, सैलरी के अलावा किसी को प्रॉफिट कहीं से होता है, कोई भी इनकम है, तो उसको डोनेशन में कोई भी रिलीफ नहीं है। ये ओनली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। इसमें भी अब डोनेशन की बात आती है, जैसे हमने बात करी 80G की और 80GGA की, तो 80GGA में साइंटिफिक एंड रूरल डेवलपमेंट में जो भी आप डोनेट करते हो वो 100% है। ये 2 तरह से होता है, एक तो सरकार नोटिफाई करती है किसी भी संस्था को, सरकार तो मुख्य रूप से पर्पज नोटिफाई कर देती है इस चीज के लिए, अगर कोई पैसा डोनेट करता है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। फिर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। कोई भी संस्था जो इस तरह का एग्जेम्पशन लेना चाहती है उसको सीबीडीटी के पास अप्लाई करना पड़ता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। वो फिर उसको एग्जेम्पशन लिस्ट में डालते हैं और कितना एग्जेम्पशन दिया जाएगा वो कैटेगरी भी डिसाइड करते हैं। जिस संस्था में हम डोनेट कर रहे हैं उसका एक नंबर होता है, वो होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एग्जेम्पशंस का। और ये कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं, कुछ ऐसे पर्पज हैं जहां जितना पैसा आप डोनेट करोगे 100%, कोई लिमिट नहीं है, कितना ही डोनेट कर दो। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां आप डोनेट करोगे उसका केवल 50% ही मिल पाता है। ये अपर लिमिट नहीं है, जैसे मान लो 10 लाख है तो 10% या 15% कर सकते हैं, टोटल कितना भी कर ले। मैंने बताया जहां आप कोई ऐसी संस्था है जहां 100% है एग्जम्पशन, तो आप कितना ही कर दो, अपर लिमिट कोई भी नहीं है।
लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ओनली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है जिसकी केवल सैलरी से इनकम है। अगर कहीं और पे कोई भी इनकम है तो कोई भी एग्जेम्पशन फिर अलाउड नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हेलो बोलिए मैम। सर, जैसे हमारा घर रोहतक में है और जी। वहाँ पे मैंने हाउस लोन ले रखा है, जी लेकिन मेरा ट्रांसफर फरीदाबाद हो गया बिल्कुल और आप वहाँ पे ले मैं सकते रेंट, हो। तो वहाँ पे मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो क्या मैं हाउस लोन का इंटरेस्ट और जो मैं किराया दे रही हूँ HRA दोनों पे मैं डिबेट ले सकती हूँ क्या? डिबेट बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। जो आपने मुझे सूचना दी है उसके आधार पे आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि मैंने जो पॉइंट डिस्कस किया था मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट यूर रेजिडेंस एट द अनोदर प्लेस, आपकी नौकरी के कारण आप दूसरी जगह पे रह रहे हो, तो वहां तो आप HRA पे आपने हाउस लोन ले रखा है उसके कारण आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, चूंकि आप रेंट पे रह रहे हो तो आप HRA की रिबेट के लिए भी एलिजिबल हो। इस तरह से आप दोनों ही चीजों पे HRA रिबेट और आपका क्या नाम है हाउस लोन, दोनों पे रिबेट के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। सर एक क्वेश्चन है सर, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेंट पे रहने का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 30 किलोमीटर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट वन बाय वन। एक पहले जिन्होंने पूछा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो डिस्टेंस के बारे में देखो इनकम टैक्स रूल्स में कुछ नहीं है, ये हमारा हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स में है ताकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 30 किलोमीटर विद इन 30 किलोमीटर म्यूनिसिपल कमेटी या कारपोरेशन जो भी है उसकी जो आउटस्कर्ट है, बाहर का बाह्य जो क्षेत्र है, रेखा है, उसके 30 किलोमीटर के अंदर रेजिडेंस आती है। ये है आपका हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हेडक्वार्टर मेंटेन करके रखना है। डेफिनेटली अगर आप रह रहे हो तो इट मींस उसी रेंज में रह रहे हो, हेडक्वार्टर मेंटेन कर रहे हो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है इसके बारे में। सर सपोज कोई एम्प्लॉय ये कहता है कि मेरे इस घर में मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं, तो एक तो उसका घर अपना है और दूसरा उसका घर है जिसमें उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, तो उस पे भी हम क्या उसको रिबेट दे सकते हैं इंटरेस्ट में? दो घर हैं, दोनों उसके नाम है, एक में वो खुद रह रहे हैं, एक में डिपेंडेंट पेरेंट्स रह रहे हैं जी, तो हम दोनों पे उसके दोनों पे होम लोन लिया हुआ है। एक पूरा हो चुका जिसमें वो रह रहे हैं जी, और दूसरा उन्होंने अब नया ले लिया और ये बोला कि इसमें मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं, तो हम रिबेट दे सकते हैं ना? मैम इसमें हाँ ठीक है, उसमें ठीक है ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ और है, फिर अलग प्रोविजन है। मैं आपकी नॉलेज में ये डालना चाहता हूँ। पहले तो हम इसको ना थोड़े से और अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। जहां तक अमाउंट की बात है, अमाउंट ये हम केवल जो मैंने तो अपनी हेड सैलरी है ना उससे ही डिस्कस किया है। पॉइंट इनकम टैक्स का जो मैटर है वो बहुत लंबा चौड़ा है। इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है कि दो घर पे कोई कितना ही लोन ले ले, मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और वो 10 लाख रुपए इंटरेस्ट भर रहा है दूसरे घर पे, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट 10 लाख रुपए है 1 साल की, तो 10 लाख रुपए की भी रिबेट ले सकता है, बशर्ते कि जो दूसरा घर है उसमें उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसमें रेंट उसकी गणना करनी पड़ेगी, उसको उसका रेंट कितना मिल रहा है और वो इसकी इनकम में ऐड हो जाता है। समझ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पर, मीन्स उसका ये कहना है कि बोथ हाउस आर ऑक्यूपाइड बाय हिम। तो मेरे पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पर। नहीं वो है उसमें क्वेश्चन यही है कि हमें ऐसी टेस्ट यही करना है ताकि हाउस ऑक्यूपाइड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब उसने ये कहा कि जी इसमें मैं रह रहा हूँ, दूसरे में मेरे पेरेंट्स रह रहे, तो उसमें इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर दूसरे घर पे उसको रिबेट लेनी है तो सीधे बात यह है कि उसके जो रेंटल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी होती है और वो इनकम में ऐड करनी होती है। क्योंकि आपके केस में ज्यादा सरदर्द वाली बात नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट ही इज टेकिंग ओनली वंस। अब आपके केस में तो आती है कि ऐसे शिफ्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्रोविजन है बीच में कई बार सरकार ने क्या किया, किसी वित्त वर्ष में तो 2 घर पे था, बीच में फिर 1 पे कर दिया,
फिर आगे आके अभी 19-20 से 20-21 से इस साल से 2 घर पे हो गया है। तो प्रेजेंटली वो एक घर पे ले रहा है, तो उसको ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि वो अच्छा उसके पास दूसरा घर ऑलरेडी है पहले है। सर हाँ अगर जी, किसी के पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एग्रीकल्चर इनकम हो जी तो वो एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन कौन से उसमें लेगा, सेक्शन में लेगा? एग्रीकल्चर इनकम का जो है 10-14 में आता है, जो कि आपके अलाउंसेस हैं और अदर इनकम है वो 10-14 में है। लेकिन वो सर एग्रीकल्चर ऐड कर दी उसने, एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दी, और उसके कितनी? बाद एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स फ्री है, तो उसका एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन के अंडर लेगा वो? अच्छा नहीं, ये कितनी फ्री है? नहीं, कितना ऐड किया उसने? 3.5 लाख रुपए। उसका अगर आप एग्रीकल्चर और हाउसिंग लोन, दो ऐसे एस्पेक्ट, अगर आप इस पर पूरी चर्चा करो ना तो इसके लिए पूरी एक अलग से क्लास चाहिए, इतने लंबे वो चैप्टर्स हैं। वैसे एग्रीकल्चर इनकम जो 5,000 रुपए तक की है वो टैक्स फ्री है, और उसका कैलकुलेशन का एक अलग ही मेथड है। उसमें क्या होता है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम ऐड हो जाती है आपकी टोटल इनकम में, और फिर जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचती है पहले तो उस पे होता है, फिर उस पे कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल में जोड़ के उसको एग्रीकल्चर इनकम को, और इन दोनों के बीच में दो डिफरेंस आता है, सिर्फ उसके ऊपर ही क्या होता है वो एग्जेम्पशन होता है। इसके लिए आपको ना सीए की मदद लेनी पड़ेगी। अब जैसे एग्जेम्पशन एचआरए का हमने कैलकुलेट किया है ना, ऐसे तो हम क्या करते हैं कि जिसने 60 भरा 70 भरा हम सीधा उठा के एग्जेम्पशन दे देते हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह से एग्रीकल्चर इनकम का भी है। उसके लिए बहुत समझाने के लिए अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो पूरा आधा घंटा और चाहिए, तो उसके लिए आप प्लीज आप सीए की हेल्प ले लीजिए, दैट विल बी बेटर। वो इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे मैंने एचआरए की एग्जेम्पशन बताई है। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर जो सीनियर सिटीजन थे, हेलो एक बार में हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जैसे एक्स सर्विसमैन है जी जी दोनों ले सकते हैं। हेलो हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, एक सर्विसमैन वाला बोलिए। हाँ जी, एक्स सर्विसमैन जैसे रिटायर हैं तो वो अपनी इनकम शो नहीं करते, अपनी पे को दिखाते हैं, बाद में उसको कहते हैं तो बताते नहीं जी, हमें क्या नहीं। पता लगा है जी, वो भी इंक्लूड होनी चाहिए इनकम टैक्स में जी। अगर आपको पता है कि ही इज ए एक्स सर्विसमैन, आपके पास कोई ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो आप उसको बोल दीजिए, लेटर लिख दीजिए 2 लाइन, यू आर डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म अबाउट योर पेंशन इनकम। ठीक है, वो आपको करेगा इन्फॉर्म, और ये उसकी ड्यूटी बनती है। इन केस मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि कुछ लोग इस तरह से पकड़े गए तो उनको पीछे तक की फिर फाइन और वो भी देना पड़ा है, रिबेट वो देना पड़ा है फाइन के साथ, चार्जेस के साथ। तो डोंट वरी, आप ऑन रिकॉर्ड आपको पता है तो आप उनको लेटर लिख दीजिए। अदरवाइज वो फ्यूचर में कभी ना कभी, आजकल ना सारे अकाउंट आधार से आपस में मर्ज करते जा रहे हैं, डाटा आपके आपस में लिंक होते जा रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि जब हम वो करते हैं ना, क्या रिटर्न फाइल करते हैं, इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या होता है, प्री पॉपुलेटेड डाटा बोलते हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, एक अमाउंट ऑलरेडी वहां दिखाई दे रहा है। और अगली बार, ये केवल सैलरी से संबंधित था, और अगली बार जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो कुछ चीजों और भी जोड़ दिया गया है, कुछ चीजों को और भी जोड़ दिया गया है, तो ऑटोमेटिक वहां पे डाटा आएगा। तो आज नहीं तो कल अगर ऐसे लोग कुछ कर रहे हैं तो अपने आप पकड़े जाएंगे। नीड नॉट टू वरी। हैंडीकैप्ड अलाउंस की वो रिबेट कितनी मिलती है? हैंडीकैप की है 3200 रुपए पर मंथ मैक्सिमम। अगर किसी को मान लीजिए 1000 रुपए ही मिल रहा है पर मंथ, हाँ जी, तो वो 1000 ही होगी। सर कपल केस जैसे अगर किसी को 6000 मिल रहा है, कपल जी, केस 3200 रिस्ट्रिक्टेड टू 3200, मैक्सिमम 3200 पर मंथ। 3200 रुपए पर। सर एक और बताइए, अगर किसी का बच्चा इंजीनियरिंग में दाखिला लिया है, 12वीं से ऊपर बच्चे चले गए हैं जी, तो उसको क्या, जैसे 50,000 उसने एडमिशन कराया तो उसको किसी उसमें सेक्शन में छूट मिलेगी? नहीं, मैंने वहां भी कहा था, केवल हम बात करी थी हमने वहां ट्यूशन फी की। उस 50,000 में अगर ट्यूशन फी 50,000 तो वो मिल जाएगी। अगर वो अमाउंट जो ट्यूशन फी के रूप में पेमेंट किया जा रहा है वही एग्जेम्प्ट है, और कोई भी अमाउंट नहीं है, चाहे वो इंजीनियरिंग में करे। सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, वो उनकी दवाइयों का खर्चा भी वन बाय वन आपने हाँ जी, आपके जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो।
जहां कुछ बात आती है रिबेट की एटीसी में, ट्यूशन फी की, हाँ जी, वो 12वीं तक अपर क्लासेस में भी है। आप यहाँ पे ध्यान दें, चाहे पीएचडी कर रहा हो बच्चा, चाहे पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा हो, वहां क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर। और अगला पॉइंट ये है कि, और बाकी लोग भी क्लियर कर लें, ना एडमिशन फी, ना आपका कोई डेवलपमेंट चार्जेस और कोई भी अमाउंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। ओनली ट्यूशन फी अमाउंट एक स्पेसिफाइड होता है, ट्यूशन फी के रूप में जो पेमेंट की जा रही है, केवल वही एग्जम्पशन में है। नेक्स्ट सर, जो बीमारी बताई है सीनियर सिटीजन की, जो सर सीनियर सिटीजन की बीमारी बताई है, कौन कौन सी बीमारी में उनको 1 लाख तक छूट मिल सकती है? जी, इसमें आप डाल लीजिए सेक्शन 11DD, आप अपने मोबाइल पे डाल लो, गूगल में जाके आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। उसमें कपल केस में हाउस लोन इंटरेस्ट की रिबेट ले सकता है, दोनों ले सकते हैं। कपल केस में हाउस लोन की रिबेट, हाँ, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है। कपल केस में जो पेमेंट कर रहा है अपने अकाउंट से, हाँ जी, वो उसी रेशियो में ले सकता है। और सर जो दूसरा जो मतलब कपल केस का, तो वो क्या HRA की रिबेट ले सकता है कोई? नहीं, आपको उस घर में ही रहना है तो फिर कैसे? सर, पेंशनर दवाइयों का खर्चे पर भी रिबेट मिलता है? पेंशनर की दवाइयों पे? हाँ जी, हाँ जी, ये मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ। जो सैलरी हेड की आज हमने चर्चा की है, ये रूल यों के यों, ज्यों के त्यों पेंशनर्स पे भी लागू होते हैं, क्योंकि जो पेंशन का हेड है वो भी सैलरी का ही है। क्योंकि इनकम टैक्स में प्रोफेशन भी है, इंडस्ट्रीज भी आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाती है। आज हमने डिस्कशन की है ये पेंशन और सैलरी से ही संबंधित की है, बाकी हम बाहर नहीं गए हैं। तो जो नियम आपके आज हमने डिस्कस किए सैलरी पे, ये नियम ज्यों के त्यों पेंशनर पे भी लागू हैं। सर, जो 80C में 1,50,000 तक की डिडक्शन थी, अगर इससे ज्यादा किसी ने कर रखी है उसमें सेविंग 2 लाख तक, तो वो 50,000 80CC में जो आप कह रहे थे 50,000 और ले सकते हैं, वहां ले सकता है वो NPS का? हाँ, ले सकता है। तो 2 लाख तक वो ले सकता है, 1.5 वहां ले ले, 50 यहाँ ले ले, GPF वाला। हाँ, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि GPF वाला क्या बोल रहा आपने? जैसे एम्प्लॉय GPF कटवा रहा है अपना, और उसने वहां पे 1.5 लाख से ज्यादा जमा करवा रखे हैं GPF में, तो 1.5 लाख तो उसके GPF वहाँ पे 80C में डिडक्शन मिल गई। जो मान लो उसके 50,000 ऊपर और बच रहे हैं, उनको यहाँ पे ले सकते हैं 80CC DV1 में? नहीं ले सकते, और ले सकते हैं, दोनों क्वेश्चन है। ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते। जर्नल है, नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी कंडीशन ही यही है कि 50,000 रुपए NPS अकाउंट में जमा होने चाहिए। अगर उसको लेनी है GPF वाले को, तो NPS का अकाउंट खोले और 50,000 रुपए जमा कर दे, मिल जाएगी। अच्छा, फिर 2 लाख तक ले सकता है पूरा? फिर ले सकता है। अगर पैसा जमा नहीं कर रहा है तो नहीं ले सकता। NPS वाले के पास ये एडवांटेज है कि उसका NPS अकाउंट खुला हुआ है। सर जी, NPS जो होता है टायर 1 या टायर 2? जी, टायर 2 में भी मिलती है 50,000 की, या टायर 1 ही करवाना पड़ता है? देखो, जब भी कोई अकाउंट खुलता है NPS का, तो टायर 1 ही खुलता है कंपल्सरी। टायर 2 तो ऑप्शनल है। अच्छा, उसपे तो नहीं, उसपे भी 50,000 है? नहीं है? नहीं, उसपे नहीं है, ओनली टायर 1 पे है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर, टायर 2 और टाइप 1 में क्या डिफरेंस है? टायर 2 जब भी कोई NPS अकाउंट खुलेगा तो टायर 1 खुलता है, कंपल्सरली है। टायर 1 के बिना आपका चलेगा ही नहीं। उसमें हर साल आपको कम से कम 5,000 रुपए जमा करना है साल भर में, तो अब आपका NPS अकाउंट क्या रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा, एक्टिव रहेगा। टायर 2 आपका एक तरह से सेविंग अकाउंट टाइप है। आप उसमें अपना पैसा है, आपका अपना अकाउंट है, कितना ही पैसा तो डाल सकते हो और कितना ही पैसा निकाल सकते हो, कितनी बार डाल सकते हो, कितनी बार निकाल सकते हो। लेकिन अभी इस साल से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से एक और सुविधा दे दी है गवर्नमेंट ने। अगर आप टायर 2 में भी पैसा जमा करते हो तो उसके ऊपर भी 80C वाली ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी, बशर्ते कि वो पैसा जो आपने डाला है वो कम से कम 3 साल के लिए
उसमें जमा होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं समझता हूं कि हमने अपना क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा कर लिया है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन बचा है तो पूछ सकता है, फिर हम सेशन को। सर जी, सर अटेंडेंस रहेगी जी। अच्छा जी, हाँ जी, हेलो, किरण बाला की अटेंडेंस लगा दो 32 नंबर। अभी अटेंडेंस का और वेट करो 5 मिनट। अभी क्वेश्चन है तो कोई बता दो। सर जी, ये जब हम टायर में जीपीएफ वाले अमाउंट जमा करवाते हैं तो उनको 60 साल बाद पूरी पेमेंट मिल जाती है या उसका क्या नियम है, कुछ बता सकते हो इस बारे में? जीपीएफ में नहीं, जीपीएफ के अलावा जो हम 50,000 एनपीएस करवाते हैं जी, उसकी रिटर्न का क्या वो प्रोसीजर है, कुछ बता सकते हो इस बारे में? रिटर्न का प्रोसीजर ये है कि ये पैसा आपका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा। आप पूरा का पूरा मिल जाता है जी? हाँ जी, पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, उसमें आपको 60 और 40 के रेशियो में मिलेगा। 60 वापस में, 40 का कैसे मिलेगा वापस फिर? 40 आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन के रूप में मिलेगी? हाँ जी, इसके साथ वो एक और कंडीशन है, अगर आपका 40% जो पैसा जमा हुआ है अगर वो 2 लाख से कम है, हाँ जी, तो वो लमसम मिल जाएगा, आपको सारा पैसा मिल जाएगा। यानी कि 60 साल में बाद मिल जाएगा? हाँ जी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 58, हरियाणा के केस में 58 है, तो 58 साल तक आप अगर उसमें जमा करते हो और 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता है तो सारा पैसा मिल जाएगा 100%। ओके, थैंक यू सर। अगर 2 लाख से ऊपर हो गया तो 60-40 के रेशियो में ही मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी साहब, अटेंडेंस के लिए शर्मा साहब आएंगे। मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं तो केवल लेक्चर दे सकता हूँ। मैं एक बार शर्मा साहब को फोन कर देता हूँ। हमारा सेशन वैसे टाइम भी हो गया है और फिनिश भी हो गया है। मैं सर को बताता हूँ अटेंडेंस बची है, वो आप अपनी करवा लें। सर सीरियल नंबर 18 की अटेंडेंस लगवानी है सर। 1 मिनट रुको आप।